हेलो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आपको टॉपिक दिख रहा होगा रेड कलर से, भारत का औद्योगिक विकास। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण हैं उन बिंदुओं पर बात करेंगे। तो अगर हम देखें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं और उन्हीं पक्षों पर हम यहाँ पर आपको लेकर चलेंगे। अब अगर हम औद्योगिक विकास की बात करें तो वास्तविक रूप से भारत का जो औद्योगिक विकास हुआ वो आधुनिक भारत में हुआ। आधुनिक भारत में जब आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया उद्योगों में तो बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हुआ। और आज आप जानते हैं कि भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, उद्योग का है। और सर्विस सेक्टर भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सर्विस सेक्टर जिन प्रोडक्ट्स का प्रयोग करता है वो सब इंडस्ट्री से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर ब्रिटिश शासनकाल की बात करें तो भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान निजी उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि उस समय हमारी इकोनॉमी जो डेवलप हुई वो पूंजीवादी सिद्धांत के आधार पर हुई, कैपिटलिस्टिक थ्योरी के बेसिस पर हुई, और जिसके अंतर्गत चाहे यूरोप के उद्योगपतियों ने आकर यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस सेटअप लगाए, कोर इंडस्ट्री बनाई, या फिर भारतीय उद्योगपतियों ने उस समय चाहे वो टाटा हो या बिरला हो, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की या इसके अतिरिक्त बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। तो स्वतंत्रता के पूर्व अगर हम देखते हैं तो भारत में जितना भी औद्योगिक विकास हुआ है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में हम लोग आगे काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। और आज भी अगर हम देखें तो आज छोटे और बड़े सारे उद्योगों को मिला दिया जाए तो 5 करोड़ से ज़्यादा उद्योग हैं, और अधिकतर उद्योग आज की डेट में भी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में हैं। परंतु अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में उद्योग हैं तो उसके साथ साथ आज कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस मिलता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो स्वतंत्रता के पूर्व की स्थिति हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव से आप कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र के उद्योगों का विकास देखते हैं, और वो ब्रिटेन के शासन का प्रभाव था। और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ यहाँ पर वो जानना बहुत आवश्यक है। तो 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके बाद भारत के औद्योगिक विकास में 3 औद्योगिक नीतियों का बहुत बड़ा प्रभाव है, जिस पर हम आज आपसे सबसे पहले बात करेंगे। तो भारत के औद्योगिक विकास में 3 औद्योगिक नीतियों का बहुत महत्व है। पहली औद्योगिक नीति जो इम्पोर्टेंट है, औद्योगिक नीति 1948। दूसरी जो महत्वपूर्ण है औद्योगिक नीति या इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। और तीसरी जो महत्वपूर्ण है औद्योगिक नीति 1991। ठीक है, तो ये 3 औद्योगिक नीतियां बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, और सबसे पहले हम इन 3 औद्योगिक नीतियों पर आपसे डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हम उस पर आपको लेकर चलेंगे। औद्योगिक नीति 1948 या 1948, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, और उसके तुरंत बाद ये हमारी औद्योगिक नीति 1948 आई। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भारत की पहली औद्योगिक नीति है। कौन से भारत की? स्वतंत्र भारत की। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु तो यहाँ यही हो गया कि स्वतंत्र
भारत की पहली औद्योगिक नीति। ठीक है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है, तो ये सबसे पहले इस औद्योगिक नीति को कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसको जो है वो इम्पोर्टेंस इस आधार पर मिल गई कि हाँ ये पहली औद्योगिक नीति है। अब 1947 या 48 के पहले मैंने अभी आपको बताया कि निजी क्षेत्र के उद्योगों का वर्चस्व दिखाई पड़ रहा है और वो पूरी तरह से स्वतंत्र थी। स्वतंत्रता के बाद अब नीतियां बदलनी प्रारंभ हुई और इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया कि अब राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अनुसार उद्योगों का विकास होगा। स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उद्योगों का विकास होगा या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाएगा और जिसके तहत निजी उद्योगों व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस या सह अस्तित्व को स्वीकार किया गया। को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ये कहा गया कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है अभी प्रेजेंट टाइम या आगे इस्टेब्लिश होती है तो फिर जो है कहीं ना कहीं वो इस निजी उद्योग के साथ उसका भी एग्जिस्टेंस होगा और हम निजी उद्योग को समाप्त नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ दोनों का विकास होगा। तो आपको पहले से पता है कि स्वतंत्र भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया। मिक्स इकोनॉमी अर्थात पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद क्या कह रहा है? स्वतंत्र रूप से निजी उद्योगों का अस्तित्व रहेगा। समाजवाद क्या कह रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का भी विकास होगा और स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उद्योगों का विकास होगा, मतलब उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था या जो भी चीज़ें लाई जाएंगी वो यहाँ पर लागू होंगी। ठीक है, तो पहली औद्योगिक नीति में हमारी जो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति आई, वहीं पर हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स इकोनॉमी का इफेक्ट या प्रभाव दिखता है। अब अगर हम दूसरी औद्योगिक नीति की बात करें, हमारी जो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर लिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री या PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर इकाइयों की, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये बहुत बड़ा प्रोविज़न था। 1956 की ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान आई और इस औद्योगिक नीति के तहत ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि अब स्पष्ट रूप से ये प्रोविज़न कर दिया गया कि सरकार के द्वारा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री स्थापित की जाएंगे या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना की जाएगी। अब इसके तहत यहाँ पर यह भी कहा गया कि सरकार के द्वारा भारी उद्योगों, हैवी इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल कोर
कोर उद्योग का विकास किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील, कोल, सीमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक, ठीक, इस तरह की जो कोर इंडस्ट्री होगी उनका भी डेवलपमेंट जो है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये निर्णय लिया गया सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के द्वारा, और यही वो नीति है जिसके बाद भारत में बड़े पैमाने पर जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उनका विकास प्रारंभ हुआ। आज जो हम देख रहे हैं, अभी आगे चलकर आप देखेंगे कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग महारत्न, नवरत्न की श्रेणी में शामिल हुए। आज भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो है वो पूरे विश्व में जो है कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाते हैं, चाहे वो ONGC हो या NTPC हो या सेल है या भेल है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो आज इतने महत्वपूर्ण अपने स्थान जो बना रही हैं कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर। वो प्रारंभ कहाँ से हुआ? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। इसके बाद लगातार 1991 तक गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को एक तरह से प्रोटेक्शन दिया, संरक्षण दिया, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को संरक्षण दिया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप सोचेंगे कैसे संरक्षण दिया? इनके लिए बहुत सारे सेक्टर्स को आरक्षित रखे, रिजर्व रखे कि इसका प्रोडक्शन केवल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कर सकती है। तो वो क्या हो गया? वो कहीं ना कहीं ये बात आई कि आपके लिए रिजर्व कर दिया, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। अब परमाणु ऊर्जा का उत्पादन आज की डेट में, परमाणु खनिज का उत्पादन आज की डेट में केवल पब्लिक सेक्टर कर सकता है। उसी तरह से डिफेंस था पहले, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इनके लिए रिजर्व की गई, आरक्षित श्रेणी में रखी गई। तो ये प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी फंडिंग करती है, तो उस समय ये और ज़्यादा होता था। तो ये उद्देश्य था कि भाई इससे पहले तो जो है निजी क्षेत्र के उद्योगों का विकास हो ही गया है, अब आवश्यकता किस बात की है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री स्थापित करने की है, क्योंकि निजी क्षेत्र प्रॉफिट 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 के सिद्धांत पर चले और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना किसके आधार पर हुई? प्रॉफिट एंड वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो, उसके आधार पर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, चाहे वो आप इंडियन रेलवे ले लीजिए या कोई भी है, तो उसकी स्थापना की गई। अब बात आती है इसके बाद 1991 की औद्योगिक नीति। 1991 के आर्थिक सुधार से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। तो 1991 की औद्योगिक नीति में जो सबसे बड़ा काम किया गया है वो उद्योगों में या उद्योग क्षेत्र में कह सकते हैं LPG नीति लागू की गई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडस्ट्री। LPG पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया इंडस्ट्री में, उद्योगों में। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब आप देख रहे हैं, अगर हम देखें तो 1948 में से पहले, 1948 से पहले क्या स्थिति थी? निजी उद्योग या प्राइवेट सेक्टर का प्रभाव था। उसके बाद हम देखते हैं 1956 से किसका प्रभाव हो गया? सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का। यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभाव हो गया, इसका प्रभाव बढ़ा। लेकिन 1991 आते आते फिर वही बात आती है जो बैंकिंग के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है उसको लगने लगा कि हम बिना प्रॉफिट के वेलफेयर नहीं कर सकते, और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव के कारण अब वो समय आ गया था कि उद्योगों में हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व है, हमारी जो राज्य नियंत्रित नीति है, अब वो नहीं चल सकती है। कहीं ना कहीं वहाँ स्वतंत्रता लानी होगी, और इस कारण से 1991 की औद्योगिक नीति के तहत हम पुनः देखते हैं कि इसके बाद
निजी उद्योगों का प्रभाव पुनः बढ़ने लगा। निजी उद्योगों का प्रभाव पुनः बढ़ने लगा। तो ये सर्किल की तरह, पहले निजी फिर सार्वजनिक फिर निजी, ये ऐसे सर्किल चल रहा है और एक चक्र की तरह, सर्किल की तरह चल रहा है। आज आप देखिए 1991 में एलपीजी नीति जो लागू की गई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इस औद्योगिक नीति के तहत, आज उसका प्रभाव आप इस रूप में देख सकते हो। आज ये प्रभाव हो गया है कि हमारी आज की सरकार प्रॉफिट बेस्ड इंडस्ट्री को भी बेचने के लिए तैयार है। आज बैंकों का निजीकरण किया जाना है। आज हमारी जितनी भी प्रॉफिट बेस्ड कंपनियां हैं, हो सकता है कि उसमें महारत्न कंपनियां भी शामिल हों, उनको भी हम डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा बेचने के लिए तैयार हैं। तो ये किसका प्रभाव है? ये कहीं ना कहीं निजी उद्योगों का प्रभाव है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का प्रभाव है। मुकेश अंबानी को जो पसंद आए वो खरीद लें, इस तरह का प्रभाव आ गया कि मुकेश अंबानी को लगता है कि हाँ, हमें बीएसएनएल जो है टेक ओवर कर लेना चाहिए तो कर लें। हमें कल को लगेगा उनको कि एनटीपीसी टेक ओवर कर लें तो एनटीपीसी टेक ओवर कर लें। तो एक तरह का कहीं ना कहीं ये प्रभाव जो है, ये आप देखिए बहुत सारे एयरपोर्ट, बहुत सारे रेलवे स्टेशंस, बहुत सारे, अब ये उसके क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम ये आपको बता रहे हैं कि आज उस निजी क्षेत्र का प्रभाव कितना व्यापक हो गया जो 1991 में प्रारंभ हुआ था, वो आज इतना व्यापक हो गया कि 1991 में जो है, अगर हमने ये तय किया कि हम घाटे में चल रहे उद्योगों का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे या विनिवेश करेंगे, तो आज ये स्थिति आ गई कि लाभ में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि आज दिख रहा है, और वो कि प्रभाव इतना अधिक हो गया है। तो एक प्रकार से स्वतंत्रता के पूर्व जो निजी क्षेत्र का प्रभाव था, वैसा ही प्रभाव अब जो है 2020-2019 में अब देखने को मिल रहा है। आगे वो प्रभाव और आपको दिखेंगे। आज देखिए तमाम तरह के कर्मचारी संगठन जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो निजीकरण के विरुद्ध या प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वेलफेयर की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी अगर प्राइवेट सेक्टर ने सारी क्षेत्र में इस तरह से कब्जा किया या टेक ओवर किया। तो ये प्रभाव आपको दिख रहा है। अब औद्योगिक नीति 1991 से रिलेटेड जो एलपीजी यहाँ पर है, उद्योगों में कैसे लिबरलाइजेशन, कैसे प्राइवेटाइजेशन और कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उद्योगों में या इंडस्ट्री में एलपीजी, उद्योगों में या इंडस्ट्री में एलपीजी, और इसके तहत हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में जो है वो क्या एलपीजी के तहत किया गया। तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो भी चीज़ें हुई हैं उसके तहत हम बात करते हैं आपसे। उद्योगों में उदारीकरण की अगर हम बात करें, उद्योगों में उदारीकरण, लिबरलाइजेशन इन इंडस्ट्री, उद्योगों में उदारीकरण, तो लिबरलाइज होना, उदार होना। अब इसके तहत क्या किया गया, इस पर आते हैं। तो सबसे पहले लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया। इसके तहत पहला काम क्या हुआ, लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया। ठीक, अब लाइसेंस व्यवस्था क्या सभी उत्पादों पर समाप्त हो गई? ऐसा नहीं रहा, ऐसा नहीं लाइसेंस व्यवस्था सभी उत्पादों पर समाप्त हो गया। लेकिन यहां आप ये कह सकते हैं कि
उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया, लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया, मतलब उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया, लाइसेंस फ्री किया गया। अब इसके तहत अधिकतर उत्पादों को, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। अधिकतर उत्पादों के लिए पहले रजिस्ट्रेशन के साथ साथ लाइसेंस लेना होता था और लाइसेंस के आधार पर ही व्यापार किया जा सकता था, उसे मुक्त किया गया क्योंकि लाइसेंस प्रणाली कहीं ना कहीं अनावश्यक रूप से नियंत्रण स्थापित करती थी और व्यापारी उससे परेशान होता था। और अब केवल कुछ उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य रह गया। इसका मतलब कि अगर यह कहा जाए कि सभी प्रकार के उत्पादों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया तो गलत होगा। कुछ उत्पादों पर लाइसेंस जो है वो रह गया, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल युक्त पदार्थ, कोई भी अल्कोहल वाला पदार्थ होगा, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ या ड्रिंकिंग जो है, चाहे वाइन हो या कुछ भी हो, मेडिसिन्स हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये इसके अंतर्गत रह गया, ठीक है। इसके बाद तंबाकू या टोबैको युक्त पदार्थ, ठीक है, तंबाकू या निकोटीन, इस तरह की जो है कोई भी पदार्थ रहा, तो ये उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, ठीक है। या फिर डेंजरस या खतरनाक केमिकल्स, ठीक है, डिफेंस या रक्षा उपकरण, ठीक। तो इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स थे उन पर, अब आप समझ सकते हैं कि जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं उन पर केवल लाइसेंस अनिवार्य रह गया, अन्य सभी उत्पादों पर लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। तो ये अगर व्यवस्था की गई तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण हुआ। तो ये उदारीकरण कैसे हुआ, ये आपका पहला पॉइंट आया। अब दूसरा क्या था, आरक्षित उद्योगों की संख्या को कम करना। आरक्षित उद्योगों की संख्या को कम करना। तो आरक्षित उद्योग जो थे, जो उद्योग जो है आरक्षित थे कि इनका जो उत्पादन होगा वो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए होगा, सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या था, रेलवे का परिवहन, रेलों का संचालन या ट्रेन का परिवहन, रक्षा उपकरण का उत्पादन या रक्षा से संबंधित उत्पादन, ये कौन करेगा, केवल पब्लिक सेक्टर। आज ऐसा है क्या? आज नहीं है। आज आप देखिए राफेल हमने लिया, राफेल का आगे प्रोडक्शन वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा। तो कोई भी वेपन हो, कोई भी वेपन हो या किसी भी प्रकार का आज जो भी हम जो ट्रैवल से रिलेटेड है, ठीक है, या कोई ऐसा डेंजरस एपरेटस भी हम कहें, तो उन सब का प्रोडक्शन आज किसके हाथों में दे दिया गया, निजी क्षेत्र के। तो यहां पर अगर हम उदार हुए, किसके लिए उदार हो रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर के लिए उदार हो रहे हैं। पहले उनको हम लाइसेंस फ्री कर रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब अधिकतर, इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतर उत्पादों
का उत्पादन निजी क्षेत्र के द्वारा भी किया जा सकता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का आरक्षण अधिकतर उत्पादों से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये चरणबद्ध तरीके से हुआ। पहले 18 प्रोडक्ट्स रह गए थे, फिर 5 तक पहुंचे, और वर्तमान स्थिति अगर हम देखें कि अगर आप प्रेजेंट टाइम अगर आप देखें कि अगर आप ये आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम जो है वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो है वो कौन सा उत्पाद आरक्षित है, कौन सा सेक्टर आरक्षित है, तो केवल एटॉमिक मिनरल्स या एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा व परमाणु खनिज, ये केवल जो है अब आरक्षित रह गया है। अभी इसके अलावा दो थे, एक रेलवे परिवहन था, लेकिन आपने देखा कि रेलवे परिवहन भी अब निजी क्षेत्र को दे दिया गया है। और रेलवे परिवहन संपूर्ण रूप से नहीं दिया गया, ट्रेन के सेक्शन वाइज दिया जा रहा है। और अभी भारत सरकार ने घोषणा की है कि 250 से ज़्यादा ट्रेनें प्राइवेट सेक्टर को देने जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि रेलवे परिवहन में ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर अब आ चुका है और वो अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं रहा। तो अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए केवल एक, या हम कहें तो 2 सेक्टर जो हैं वो दोनों एटॉमिक से रिलेटेड हैं, तो एक माना जाएगा। एटॉमिक एनर्जी एंड एटॉमिक मिनरल्स जो है केवल वही अब पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रह गया। अन्य सभी प्रकार के जो उत्पादन हैं वो सब के सब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी हो सकते हैं और पब्लिक सेक्टर के द्वारा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि 2 प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए कि उद्योगों में उदारीकरण कैसे, लिबरलाइजेशन इन इंडस्ट्री कैसे, तो आप बता सकते हो कि उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, उदार होना, लिबरलाइज होना। उद्योगों के अंतर्गत जो अधिकतर उत्पाद केवल पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, आपको कहा गया कि आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हो निजी क्षेत्र, तो उसको यदि जो है कहीं ना कहीं समाप्त किया गया तो उसको भी ये माना जाएगा कि लिबरलाइज हुए, हमारी सरकार लिबरल हुई और उसने परमिशन दी कि आप भी प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं उद्योगों में निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन इन इंडस्ट्री। उद्योगों में निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन इन इंडस्ट्री। तो बच्चों, उद्योगों में निजीकरण की अगर हम बात करें, प्राइवेटाइजेशन इन इंडस्ट्री की, तो निजी क्षेत्र के उद्योगों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी गई। तो निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन व अनुदान, ठीक, ये कहीं ना कहीं हुआ। इसके बाद विनिवेश नीति, आगे हम इस पर बात करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये आगे फ्यूचर में हम जब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे तो करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये परमिशन दी गई डिसइन्वेस्टमेंट की। अब जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग लगातार घाटे में चल रहा है उसको बेच दिया जाए, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, उसको जो है किसके हाथों में, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। सरकार ने बीएसएनएल इस्टेब्लिश किया तो निवेश किया, बीएसएनएल को टाटा ने खरीद लिया। यदि ऐसा होता टाटा ने खरीद लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार अपना
विनिवेश कर रही है। टाटा निवेश कर रहा है लेकिन सरकार विनिवेश कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। और वो किसके लिए किया जा रहा है कि यदि ऐसे उद्योगों पर निजी क्षेत्र आना चाहता है तो उसको हम निजीकरण कर रहे हैं। तो एक प्रकार से सरकारी उद्योगों का निजीकरण माना जाएगा। यदि कहा गया कि बैंक जो है उनका प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो भी तो इसी के तहत आया ना कि बैंकों का निजीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं निजीकरण की व्यवस्था को दिखाता है, निजीकरण के क्रम को दिखाता है, ठीक है। अब इसके अलावा ट्रिपल पी मॉडल डेवलपमेंट, ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर विकास, ट्रिपल पी मॉडल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पहले क्या होता था, पहले जैसे सपोज दैट कोई हाईवे बन रहा है तो वो हाईवे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट बनाती थी, वो कॉन्ट्रैक्ट देती थी, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देती थी, वो बनाती थी और उसके बाद गवर्नमेंट उसका डेवलपमेंट करती थी। अभी क्या हुआ, सड़क बनाना है, एक कंपनी से सरकार ने समझौता किया, हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, आप सड़क बनाओ। पब्लिक कौन है, सरकार, सरकार ने ज़मीन एक्वायर की। प्राइवेट कौन है, कंपनी जिसने सड़क बनाई। पार्टनरशिप हो गई दोनों की कि अब इसके बाद जो भी टोल आएगा उसका एक हिस्सा आपका होगा, एक हमारा होगा और इस तरह से तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाएंगे, तमाम प्रकार के ऐसे डेवलपमेंट, चाहे वो मेट्रो रेल हो या कुछ भी हो, ऐसी तमाम चीज़ों का विकास जो है वो हम ट्रिपल पी मॉडल के द्वारा करेंगे। तो ये इसके अंतर्गत किया गया। तो प्राइवेटाइजेशन, बैंकिंग सुविधा प्रदान करना या तमाम तरह की सुविधा प्रदान करना, ये जो है कहीं ना कहीं उद्योगों में निजीकरण को बताता है। मुख्य रूप से यहाँ पर निजीकरण को जो सबसे ज़्यादा संकेत आपको प्रदान करता है वो है डिसइन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में हम आगे डिटेल बात करेंगे आपसे। विनिवेश क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक है प्रेजेंट टाइम, ठीक। अब हम बात करते हैं उद्योगों में एल और पी हो गया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब बच्चों क्या बचा, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। ग्लोबलाइजेशन इन इंडस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन इन इंडस्ट्री, ग्लोबलाइज करना, अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबलाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की परमिशन देना। पहले क्या होता था, हम इंपोर्ट को रोकने के लिए हम तमाम तरह के टैक्स लगाते थे, हैवी टैक्स लगाते थे, उन चीज़ों को बदला गया। तो अभी क्या हुआ, इसके तहत आयात निर्यात की खुली छूट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की खुली छूट, फ्री कर दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट किए जाए, एक्सपोर्ट किए जाएं, ये यहां पर किया गया। FDI लिमिट इंक्रीज कर दी गई, बढ़ा दी गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले क्या था, फॉरेन की कंपनियां इंडिया में इतने परसेंट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, 49% मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, 25% मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो ऐसे में बहुत सी फॉरेन कंपनियां इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी और इंडिया की कंपनी ये चाहती थी कि इन्वेस्ट करे, यहाँ पर वो पैसा लगाए। तो इसके तहत फिर क्या हुआ कि अब आज अगर हम देखें, आप आगे चलकर देखेंगे कि मैक्सिमम इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में 100% तक FDI की परमिशन दे दी गई है। 75% तक, मतलब जो उसका क्राइटेरिया है 74% का, तो 74% या 51% की FDI परमिशन दे दी गई है। तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था जो हम देख रहे हैं कि इसके तहत किया गया। और ग्लोबलाइजेशन के तहत जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय कंपनियों को
विदेशों में अपने निवेश करने की छूट, विदेशी कंपनियों को यहां निवेश करने की छूट इसके तहत। तो ये सब किसको बताता है? ग्लोबलाइजेशन को। सरकार के द्वारा निर्यात प्रोत्साहन की नीति को लागू करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, इसके लिए SEZ की स्थापना करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देना, EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना देना। तो ये SEZ हो गया या EPZ हो गया, ये सब किसके तहत है? ये सब ग्लोबलाइजेशन के तहत है, इंडस्ट्री में ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो बच्चों जो अभी तक हमने 3 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपसे डिस्कस किया, इन 3 इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आप समझ रहे होंगे कि इसके तहत क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और अब इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अगले पक्ष पे चलते हैं। तो ये आप, इससे पहले कि हम उसके अगले सेक्शन में आएँ, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के औद्योगिक विकास में, अब वर्तमान औद्योगिक नीति जो 2020 की है उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन ये 3 औद्योगिक नीति जो पूर्व में आई 1948, 1956 और 1991, ये तीनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तीनों का जो की पॉइंट है वो आपको मैं बता दूं। की पॉइंट जरूर आपको याद रखना है। 1948 की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का की पॉइंट है को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स इकोनॉमी। ओके, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 का की पॉइंट क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजन टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। और 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का की पॉइंट क्या है? LPG पॉलिसी इन इंडस्ट्री। ओके, ये मत भूलना, बाकी कहानी अपने आप दिमाग में आ जाएगी आपके, ये जरूर याद रखना आप। अब इंडिया में 2 प्रकार की इंडस्ट्री, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री या सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि कैसे उद्योगों को पब्लिक सेक्टर उद्योग या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। बैंकिंग के चैप्टर को याद करिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्या बताया था मैंने? ऐसे बैंक जिसमें सरकार की या राज्य की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक हो, उसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। सेम वही है, ऐसे उद्योग, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें राज्य की या सरकार की हिस्सेदारी, वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, राज्य की या सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक हो, उसे हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिसमें राज्य या सरकार की हिस्सेदारी, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी, शेयर 51% या उससे अधिक हो। क्योंकि जिसके पास 51% शेयर होगा, उस कंपनी का, उस इंडस्ट्री का गवर्निंग राइट, डिसीजन राइट किसके पास? उसी के पास होगा। ठीक, अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर अगर आएँ तो सबसे पहले फिर से अगर याद दिलाएं कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री की स्थापना का प्रोविज़न कब किया गया? सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी? सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी। ठीक, अब आते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में, सीधे हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग अगर स्थापित किया गया तो उद्देश्य क्या है?
प्रॉफिट एंड वेलफेयर, लाभ हुआ अधिक से अधिक व्यक्तियों का कल्याण। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आज की डेट में 25 लाख से ज़्यादा व्यक्ति रोजगार प्राप्त करते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में, और लगभग 250, लगभग 250 पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, छोटी बड़ी। और भारत सरकार के द्वारा समय समय पर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए कि हमारी इंडस्ट्री अगर अच्छा काम कर रही है तो हम उसे मोटिवेट करें, हम उसे प्रोत्साहित करें, उस प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर इन्हें रत्नों का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो इन्हें रत्नों का दर्जा दिया गया है उस पर आए महारत्न। महारत्न कंपनी, नवरत्न, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2, ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब इसके लिए बच्चों अगर आपसे कहा जाए, अगर वर्तमान में अगर कहा जाए कि ये रत्न कैसे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल उदाहरण में आपको बताता हूँ कि अर्थव्यवस्था में चीज़ों को समझना है तो सामान्य से समझिए कि अगर जो है जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो हम ये कहते हैं ये दिशा के रत्न है, ये नवरत्न है दिशा के। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इतना अच्छा करते हैं कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट बन जाते हैं। आप आज इस कैटेगरी में हो, कल यहां आना है, फिर यहां आना है, फिर यहां आना है, और तब आपका सिलेक्शन होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो इस कैटेगरी में भी अभी ना हो, उसको यहां आना होगा, फिर यहां। अब कुछ लोग सपने देखते हैं क्या, डायरेक्ट महारत्न, एकाएक कुछ ऐसा घोल बने और बस तैयार हो जाए। ऐसा नहीं होता, चमत्कार नहीं होता। कंपटीशन में तो चमत्कार नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप आप चलते हो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को प्राप्त करते हो। तो यदि एक दिशा परिवार अपने परिवार के डिफरेंट मेंबर्स के बीच कुछ नवरत्नों को, कुछ महारत्नों को, कुछ रत्नों को ढूंढता है और उनको कहीं ना कहीं कोड करता है, आपके सामने उनके नाम लिए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, बेटा तुम कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए, बेटा कर सकते हो। क्यों ऐसा प्रोत्साहन दिया जाता है? क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं ना। उसी तरह से भारत सरकार की जो कंपनियां लगातार प्रॉफिट दे रही हैं, प्रॉफिट छोटा है या बड़ा अलग अलग स्थितियों में है, उन्हें अलग अलग रत्नों के अंतर्गत रखा जाता है। नाम से ही आपको लग रहा होगा। तो अगर हम वर्तमान में बात करें तो 10 कंपनियां महारत्न के दर्जे के तहत हैं, 10 कंपनियां, 14 कंपनियां नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, 14 कंपनियां, हालांकि पहले इनकी संख्या ज़्यादा थी, अब कम हो गई क्योंकि यहां से यहां ट्रांसफ़र हो गई। 62 कंपनियां मिनी रत्न 1 में है और 12 कंपनियां मिनी रत्न 2 में है। तो ये वर्तमान में कंपनियों की स्थिति है। सार्वजनिक क्षेत्र की कुल 10 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, 14 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। ये लेटेस्ट स्टेटस मैं आपको बता रहा हूं। मिनी रत्न 1 में 62 कंपनियां हैं और मिनी रत्न 2 में 12 कंपनियां हैं। अब इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें
तो ये दो प्रकार की कंपनियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों। और ये दोनों, यहां तक कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी 10 और कौन सी 14, यहां तक महत्वपूर्ण है। उन पर हम आते हैं। तो सबसे पहले, उस पर आने से पहले अगर हम बताएं, महारत्न और नवरत्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? महारत्न। महारत्न कंपनियों का के पहले प्रारंभ किया गया था नवरत्न। ये नवरत्न सीरीज कब प्रारंभ हुई थी? 1997 में। 1997 में नवरत्न सीरीज प्रारंभ की गई थी और 2010 में प्रारंभ किया गया महारत्न। सबसे पहले, जैसे गुप्त शासन काल में नवरत्नों की बात की गई है, अकबर के शासन काल में नवरत्नों की बात की गई है, उसी तरह से 1991 के बाद अगर हम देखें तो 1997 वो वर्ष दिखाई पड़ता है जब पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो अच्छा कर रही थी उनको प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी सीरीज शुरू की गई? सबसे पहले नवरत्न। ये तो एडिशनल इन्हीं के साथ जुड़ गए। और उसके बाद अब उन कंपनियों में जो बहुत अच्छा करने वाली कंपनियां थी, 2010 में महारत्न की सीरीज प्रारंभ की गई। इसका मतलब यह हुआ कि महारत्न बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसको नवरत्न होना चाहिए। नवरत्न की श्रेणी में होगी कंपनी, वही यहां आएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, नवरत्न पहले जो है 19 कंपनियां थी, फिर 16 कंपनियां हुई। इसका मतलब कैसे हुई? वो 3 कंपनियां कहां आई होंगी? यहां आई होंगी। तो जो कंपनियां महारत्न बनी वो कभी ना कभी पहले क्या थी? नवरत्न थी। तो अब हम महारत्न और नवरत्न में जो महत्वपूर्ण बात है उस पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं महारत्न कंपनियां। महारत्न कंपनियां या महारत्न PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट। महारत्न PSU, महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक। महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी यानी महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पहली शर्त क्या होनी चाहिए? ठीक है, यानी महारत्न दर्जा प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं उस पर अगर हम आए, वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उस पर आए, फिर उन 10 कंपनियों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली शर्त है कि वो कंपनी नवरत्न पहले से नवरत्न का स्टेटस या दर्जा प्राप्त हो। पहले से नवरत्न का स्टेटस या दर्जा प्राप्त हो। दूसरा, विगत 3 वर्षों के दौरान कंपनी का औसत या एवरेज वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए हों। ये दूसरी शर्त है कि विगत 3 वर्षों, पिछले 3 वर्षों के दौरान एवरेज टर्नओवर कितना होना चाहिए? टोटल टर्नओवर, ठीक है, वो 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक। तीसरी शर्त, विगत 3 वर्षों के दौरान कंपनी का शुद्ध नेट वार्षिक लाभ 5,000 करोड़ रुपए होना या हो। ठीक। ये
3 प्रमुख शर्तें हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे सेबी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज के तहत वो अपना काम कर रही हो। तो इतनी बड़ी कंपनी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो होगा ही होगा। मुख्य रूप से क्योंकि अगर हम ये देखें कि महारत्न और नवरत्न में कौन सी कंपनी इंपॉर्टेंट है, तो महारत्न और नवरत्न में महारत्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। महारत्न स्थापित करने के लिए या महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्तें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो जो कंपनी महारत्न या पीएसयू बन गई, उसको बनने के लिए सबसे पहले उसे नवरत्न होना चाहिए। वार्षिक या एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपीस और एनुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपीस होना चाहिए। ठीक है, अब इस बेसिस पर 10 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। मैं उन 10 कंपनियों के नाम शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, आपको अपने अनुसार उनका फुल फॉर्म भी लिखना है। सबसे पहले मैं अल्फाबेटिकली लिख रहा हूं, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद अगला लिखते हैं हम BPCL, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड। चौथी कंपनी GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, 5 HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, अब इसी के बगल यहीं पर आ जाते हैं 6 नंबर। ठीक है, या अब आप एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूं, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, GAIL, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, अब 6 नंबर पे आते हैं, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 7 नंबर NTPC, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। 8 नंबर ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। PGCIL, PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड ऊर्जा उत्पादन से संबंधित होगी, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और 10 नंबर पे SAIL, सेल, ये अल्फाबेटिकल लिखी है इसलिए सेल 10वें नंबर पे, ऐसा नहीं कि 10वें नंबर पे है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर देखें, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि 10 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि कौन सी 10 कंपनियाँ, वो आपके सामने है, इनका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले 8 कंपनियाँ इस नवरत्न के तहत थीं। अब 8 के बाद कौन सी 2 कंपनियां ऐड हुई, यानी हाल ही में रिसेंटली कौन सी 2 कंपनियां ऐड हुई और जिसके बाद 2020 में इनकी संख्या 10 हो गई। तो एक है HPCL या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पहले नवरत्न थी अभी इससे पहले, और दूसरी है PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
तो लेटेस्ट ऐड हुई कंपनियां कौन सी हैं महारत्न में? एक HPCL हिंदुस्तान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, तो ये हो गई आपके सामने महारत्न कंपनियां। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों नवरत्न कंपनियां। तो नवरत्न की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि नवरत्न कितने हैं? 14। अब नवरत्न कंपनियां कौन सी हैं उस पर आते हैं हम। नवरत्न अभी 14 कौन से हैं? ठीक है, नवरत्न PSU या पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो वो 14 नवरत्न कंपनियां जिनके बारे में हम बात करते हैं, और इनको भी हम जहां पर जरूरत होगी पूरा नाम लिख देंगे, जहां पर जरूरत होगी शॉर्ट में BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, BEL या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहां भी मैं अल्फाबेटिकल चल रहा हूं। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। चौथा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली, बंबई, चेन्नई, ठीक है, कोलकाता, इन 4 महानगरों में जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है, तो नवरत्न कंपनियां 5 अभी आपके सामने आई। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, HAL या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, MTNL या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। जनरली आप BEL को जान रहे होंगे, HAL को जान रहे होंगे, MTNL को जान रहे हो, इसलिए मैंने इसके फुल फॉर्म नहीं लिखे, लेकिन ये दोनों आपके लिए नया होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और अगली जो 5 कंपनियां हैं उस पर आते हैं। इस तरह से 5, 5 और 4 कवर कर लेंगे हम। ठीक है, तो 6 नंबर पे IOCL है। 6 नंबर IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सॉरी 6 नंबर पे NACL है, NACL नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, NACL या नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, NACL है। नेक्स्ट फिर उसके बाद NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, NBCC नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, सॉरी कंस्ट्रक्शन, N फॉर नेशनल, B फॉर बिल्डिंग, C फॉर कंस्ट्रक्शन एंड C फॉर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, NBCC। नेक्स्ट NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनरल खनिज से संबंधित है, मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट NLC इंडिया लिमिटेड, नेशनल लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, NLC यानी नेशनल लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद अगली कंपनी है OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL या ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो 5 के बाद ये नंबर्स यहाँ पे गलत लिखे हैं, 6, 7, 8, 9 और
10। ठीक है, तो 6 नंबर पे कौन सी है? नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 7वें नंबर पे नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। 8वें नंबर पे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक, ये आपके सामने आई। अब इसके बाद 11, 12, 13, 14। ठीक है, क्योंकि 14 कंपनियां हैं, 11, 12, 13 और 14। 11 पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस या फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, PFCL। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। नेक्स्ट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और सबसे अंत में है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सबसे जो है लास्ट में है। तो आप देख रहे हैं कि 11 नंबर पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, 12वें नंबर पर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, 13वें नंबर पर है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड 14 नंबर पर है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, तो ये आपके सामने बच्चों यहां पर जो है जो महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं उनका स्टेटस आपके सामने आया। अब मैं अगर आपको बताऊं कि आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अगर कोई कंपनी जो है वो नवरत्न कंपनी है तो उसे कोई लाभ मिलता होगा, अगर कोई महारत्न कंपनी है तो उसे लाभ मिलता होगा। तो हाँ, मिलता है बिल्कुल। अगर आप अच्छा कर रहे हो, आप अपने परिवार में हो और आप पढ़ने में अच्छे हो, आप अपना काम ईमानदारी से करते हो, तो आपके पेरेंट्स जो है वो आपको स्पेस देते हैं, आपको प्रॉफिट देते हैं। आप शैतानी करते हो, तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो कुछ चीज़ों के लिए आपको छूट मिलती है कि हाँ भाई आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये पता है कि आपको इतना पता है कि आप अपने साथ गलत नहीं करोगे, अपने साथ बुरा नहीं करोगे। उसी तरह से जब कोई कंपनी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करती है या नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करती है तो उसे सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? एक तो प्रशासनिक क्षेत्र में होता है और दूसरा आर्थिक क्षेत्र में होता है। प्रशासनिक क्षेत्र मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से वो कंपनी फ्री हो जाती है कि कहाँ पर प्रोजेक्ट लगाना है, किस सेक्टर में प्रोजेक्ट लगाना है, वो कंपनी डिसीजन लेने के लिए फ्री होती है। यानी उसको निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। हर कार्य के लिए गवर्नमेंट से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम प्राप्त होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इकोनॉमिक फ्रीडम प्राप्त होता है। कंपनी को कहा गया कि आप 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हो, 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हो, उसके लिए आपको पूछने की आवश्यकता नहीं हुई। ये क्या हुआ? इकोनॉमिक फ्रीडम प्राप्त होता है। तो ये सबसे बड़ी फ्रीडम होती है कि कंपनी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। अब वो क्राइटेरिया अलग अलग है कि महारत्न कंपनी है तो 5,000 करोड़ रुपए, नवरत्न कंपनी तो 1,000 करोड़ रुपए, ये अलग अलग क्राइटेरिया है। मिनी रत्न है तो स्थिति 500 करोड़ रुपए की, ये अलग अलग स्थितियां हैं। ठीक है, हाँ, मिनी रत्न में मैं आपको एक बात बताऊं कि जो है वो मिनी रत्न कंपनियां टोटल कितनी हैं? 62 और 12, 62 कौन सी 1 में है और
जो है 12 जो है वो 2 में है, मिनी रत्न 2 में। अब मिनी रत्न कंपनियों के कुछ एग्जाम्पल्स में बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा। आपने नाम सुना BSNL, सुना होगा, भारत संचार निगम लिमिटेड। ऑल ओवर इंडिया जिसका नेटवर्क है BSNL, वो मिनी रत्न है। सिर्फ 4 मेट्रो सिटी या महान मेट्रोपॉलिटन सिटी या महानगरों में जिसका नेटवर्क है MTNL, वो क्या है, वो नवरत्न है। अब आप सोचो, तो इसलिए कहते हैं कि संसाधन आपके पास है ये बड़ी बात नहीं है, आपके पास रिसोर्स है ये बड़ी बात नहीं है। ऑल इंडिया रिसोर्स है किसके पास, BSNL के पास। ऑल इंडिया कंज्यूमर्स हैं BSNL के पास, लेकिन BSNL मिनी रत्न है, वो बहुत पीछे है। और MTNL महारत्न है। रिसोर्स कम है, पब्लिक कंज्यूमर कम है, महारत्न है। तो रिसोर्स से कुछ नहीं होता। आपके पास बहुत हाईटेक मोबाइल है, आपके घर में जो है बहुत अच्छी सुविधा है, हर चीज अवेलेबल आपके पेरेंट्स ने कराई। रिसोर्स से सब कुछ नहीं होता। रिसोर्स तो मिल गया, लेकिन कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है। अगर उन रिसोर्सेस का यूज नहीं कर पाए तो BSNL का हाल होगा, BSNL वाला हाल होगा। आज सरकार क्यों BSNL का डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है, उसका प्राइवेटाइजेशन की बात क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है ना। आप BSNL के ऑफिस चले जाइए, BSNL के वर्किंग कल्चर को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो लेक्चर्स को बस केवल फॉर्मेलिटी करते हैं, तो उनका क्या हाल होगा, BSNL वाला हाल होगा। आप नवरत्न या महारत्न बनना चाहते हो तो आपको अपने रिसोर्सेस का प्रयोग करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि नहीं करेंगे तो फिर गए काम से। अभी मैंने जन्माष्टमी में भी एक बात कही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा। वो बात थी कि आपकी परिस्थितियां कमजोर हैं, आप कमजोर नहीं हैं। अगर और आप अपने को कमजोर मान लिए तो फिर आप उन रिसोर्सेस का प्रयोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इस बात का तो मिनी रत्न में BSNL का होना थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है मिनी रत्न में। उदाहरण के रूप में कुछ नाम बोल रहा हूं, ठीक है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड आपने सुना होगा, ACL इसरो के साथ जो जुड़ा हुआ है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो हमारे सैटेलाइट्स की मार्केटिंग करता है, वो भी इसमें है। ठीक है, तो ऐसी कुछ कंपनियां उसके अंतर्गत हैं। हाँ, अब पब्लिक सेक्टर कंपनियों में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, लास्ट में मैं उसको आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब समय भी हो रहा है काफ़ी, और आप लोगों को जो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। बट ये है कि हमारी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान किया जाए। तो अगर देखा जाए कि टॉप प्रॉफिट 3 कंपनीज कौन सी हैं PSU में, अगर प्रॉफिट के बेसिस पर देखा जाए, लॉस के बेसिस पर, प्रॉफिट और लॉस, टॉप 3 कंपनियां, तो ये भी जानना जरूरी है प्रेजेंट स्टेटस क्या है। नंबर 1 है ONGC, प्रॉफिट की अगर हम बात करें। नंबर 2 है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नंबर 3 पर NTPC है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ONGC पहले नंबर पर है अगर हम प्रॉफिट, टॉप प्रॉफिट PSUs की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है और तीसरे नंबर पर NTPC या नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सेम ऐसे ही अगर हम लॉस बेस्ड कंपनियों की बात करें, अभी मैंने आपसे बोला ना, संसाधन है प्रयोग नहीं कर रहे हैं, BSNL।
टॉप लॉस पीएसयूज में नंबर 1 पे है बीएसएनएल। ऐसी कंपनी का अगर निजीकरण कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, एयर इंडिया होने जा रहा है, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। एयर इंडिया, ठीक, तो कहीं ना कहीं लॉस में जा रही है। ये जो है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि ऐसी कंपनियां जो है जो कहीं ना कहीं अपने को वहां पर शामिल करती हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत वो होती हैं। तीसरे नंबर पर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टॉप प्रॉफिट कंपनियां कौन सी हैं। लॉस में बीएसएनएल अगर आपका ध्यान है तो बहुत है, ठीक है। आज आप देखिए सेम यही स्थिति एयर इंडिया का, कि आज प्राइवेट एयरलाइंस जो है, आज की स्थिति तो अलग हो गई, इससे पहले की अगर हम बात करें कि प्राइवेट एयरलाइंस जो एयर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया, जिन्होंने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों जिन्होंने बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया, वो बड़े प्रॉफिट कंपनियां बन गई, और जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो लॉस आधारित कंपनियां बन गई। अब आप सोचो, इसीलिए बच्चों, इकोनॉमी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं उसको आपसे जोड़कर बताने की कोशिश करता हूं कि वो बच्चा बहुत तेज था, उसकी मैथ बहुत अच्छी थी, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, उसके पास बहुत हाई लेवल का लैपटॉप था या मोबाइल था, ये सब चीज़ें रखी रह जाएंगी। अगर रेगुलर अप टू सिलेक्शन, रेगुलर सिलेक्शन तक अगर मेहनत नहीं की तो ये सारे रिसोर्सेज रखे रह जाएंगे, और बहुत अच्छा होकर भी, बहुत रिसोर्सेज होकर भी उसका प्रयोग नहीं हुआ तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं किस कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों, ईमानदारी से, पूरी सतर्कता के साथ लगातार मेहनत करते रहो, जिससे कि आप महारत्न की श्रेणी में आओ। नवरत्न तो बहुत दूर की बात है, नवरत्न की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, आप महारत्न की श्रेणी में आओ। और ऐसा बहुत से बच्चे कर रहे हैं और वो उस श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। दिशा परिवार के महारत्नों की संख्या बहुत बड़ी है और आप भी उस संख्या में शामिल हो, तो इसलिए यही अपेक्षा आपसे मैं करूंगा। और आप सभी अपने को सुरक्षित रखें और अपना ध्यान रखिए। और आप देखिए कि आप इस ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा देखिए, अगर पॉजिटिव वे में सोचें। आज बारिश हो रही है और आपको आपकी क्लास आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।